हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 की बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के क्रम में आज हम लोग जो अपने पाठ्यक्रम का टॉपिक पढ़ेंगे, शिक्षण प्रविधियाँ पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा ये पूरे देखिए इसमें दिया गया है। और इससे पहले जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो है अपनी अध्ययन सामग्री और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब आपको टॉपिक मिल जाएगा वहाँ पर। तो बच्चों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण प्रविधियाँ: प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण विधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण और अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल एवं गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्यविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि आदि नियमों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो बच्चों देखिए, शिक्षण प्रविधि क्या है। हम सभी के विद्यालय महाविद्यालय स्तरों पर पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक रहे होंगे। उनकी पढ़ाई की विषय वस्तु हमें आज तक याद है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, समझाने का ढंग इतना अच्छा तथा सरल था कि उन पाठों को हम आज अपने छोटों को आसानी से समझा सकते हैं। ये पढ़ाने का तरीका ही शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्यवस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण विधि द्वारा किया जाता है। परिभाषा 3 के अनुसार शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे करें। एमपी मॉफिट के अनुसार शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। उपयुक्त चर्चा हमने जाना शिक्षण प्रविधियाँ शिक्षण कैसे हैं, शिक्षण प्रविधियाँ शिक्षण कितना प्रभावी होता है, शिक्षण प्रविधियाँ या शिक्षण को कैसे सुधारा जाए का समाधान बताती है। नंबर 1, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। मतलब अगर बच्चों के अंदर जिज्ञासा रहेगा, जानने की इच्छा रहेगा, अगर उनको शिक्षक पढ़ाता है उस टॉपिक को, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उस सीख जाते हैं। तो जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए और आविष्कारों से ज्ञान जगत को समृद्ध किए। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजना को नियोजित स्वरूप दे सकता है। वास्तव में इस प्रविधि का जन्मदाता सुकरात को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि प्रश्नोत्तर विधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? सुकरात को। पारकर एक है क्या प्रश्न आदत कौशल के स्तर के ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। और सुकरात ने कहा जाता है कि इन्होंने 3 सोपान में बताए हैं। क्या क्या सोपान बताया है? नंबर 1, इन्होंने निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण देखा है।
माता पिता नाना नानी जो हमें प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उस तरीके को क्या कहते हैं, इसकी जांच करें। प्रश्न विधि के महत्व। जिज्ञासा, रुचि एवं एकाग्रता, चिंतन, पाठ विस्तार, समस्या समाधान की क्षमता, शिक्षण मूल्यांकन, नवीन ज्ञान से संबंधीकरण, सक्रियता, कक्षा का अनुशासन। देखिए प्रश्न के रूप में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज व क्रमबद्ध करती है। इसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, प्रश्न पाठ्यवस्तु से संबंध हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा के लिए किए जाए, प्रश्न पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए कक्षा का विस्तार करने वाले हो, प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो, प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान हो, प्रश्नों के माध्यम से चलने वाला शिक्षण प्रभावशाली होता है। यूँ कहें कि प्रश्न शिक्षक के लिए अच्छे साथी के रूप में सहयोग देते हैं। कॉलर, शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों द्वारा ही होना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर की अपेक्षा होती है। उत्तर प्राप्त या निकलवाना भी एक कला है। उत्तर देते समय निम्नलिखित तथ्यों का पालन होना जरूरी है। उत्तर देते समय छात्रों को सीधे खड़ा होकर उचित स्वर में बोलना चाहिए। एक समय में एक ही छात्र उत्तर दे। उत्तर देने के लिए प्रभावशाली कमजोर तो दोनों छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। अशुद्ध व अस्पष्ट उत्तर या उत्तेजक प्रक्रियाएं न हो। उनके गलत होने का कारण शिक्षक अवश्य स्पष्ट करें। सही उत्तरों की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि अन्य छात्र भी प्रेरित हो सकें। जटिल प्रश्नों के उत्तर को शिक्षक स्वयं पाठ सह सामग्री से स्पष्ट करें। उत्तर खोजने का अवसर दिया जाए। प्रश्न का प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। ये बच्चों प्रश्नों का प्रकार है। स्पष्ट और उत्तर विधि भी अधिगम प्रक्रिया की दिशा बोधक है। पशु एवं उनके उपयोग के बारे में शिक्षण करना ही प्रश्नोत्तर विधि की रूपरेखा पर विचार किया है। छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। एस के अग्रवाल ने कहा। अब देखिए विवरण विधि क्या है। दूसरी विधि, शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्यवस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इस कथन को कथन विधि भी कहते हैं। शिक्षण ऐसी विधि है जिसमें पाठ्यवस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण, विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, यह विवरण है। विवरण की उपयोगिता, अनुभवों की मूर्त रूप, बोध विस्तार, तथ्यात्मक ज्ञान, मानसिक क्षमता, ध्यान केंद्रीकरण करना। विवरण से तात्पर्य है कर्मानुसार वर्णन की प्रक्रिया। डॉक्टर रविशंकर मेनन। विवरण विधि से शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। विवरण विषय वस्तु से संबंध हो, विवरण सरल स्पष्ट हो, विवरण चित्र, मॉडल, सैंपल द्वारा प्रस्तुत किया जाए, विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, खंडों में प्रस्तुत हो, विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो, विवरण के अंत में दो प्रश्न पूछ कर छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाया जाना चाहिए। वर्णन विधि, शिक्षण की
इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र की सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके: चित्र या मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा, कर के प्रयोग के द्वारा, इन्हें भी जानें। वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है। विवरण सतही होता है, वर्णन विषय वस्तु के व्यापक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी वर्णन के संगोपांग चित्रण होता है या मौखिक लिखित दोनों तरह कैसे किया जाता है। विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है, इसका स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। इस विधि से शिक्षण करते समय शिक्षक कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। वर्णन विषय वस्तु से संबंध हो, वर्णन की भाषा शैली सरल स्पष्ट हो, वर्णन समग्र रूप में किया जाए, वर्णन क्रमबद्ध और आवश्यकतानुसार हो, वर्णन अस्त्रानुकूल हो। व्याख्या विधि: किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए उच्च स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समास को ले लें। इसे समझाना तो समास दो शब्दों से मिलकर है। समधन अस। सम का अर्थ होता है समीप, पास, और अस का अर्थ बैठाना। इस क्रिया में संप्रेक्षीकरण किया जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए तो समासिक पद कहते हैं। राम लक्ष्मण, माता पिता, शास्त्राकुल। फिर इन पदों को विग्रह करके बताया जाए। राम और लक्ष्मण, माता और पिता, शास्त्रों में कुशल। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि व्याख्यान विधि किसी भी प्रसंग को विस्तार से समझाया जाता है। नहीं, हालांकि यह एक तरफा संप्रेषण है, इसे रुचिकर उपादेय बनाया जा सकता है यदि व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चय कर लिया। व्याख्यान अस्त्रानुकूल हो, व्याख्यान सरल व स्पष्ट भाषा में हो। व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुककर प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की क्रिया हो रही है। व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक चित्र, मॉडलों, उदाहरण, तुलना तरीकों का समावेश करना चाहिए। व्याख्यान नीति से पढ़ाते समय विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन चीज़ों को जानने, समझने की ओर प्रेरित करना चाहिए। इन्हें भी जानें। व्याख्यान विधि से लाभ: जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान, विषय का सरलीकरण, स्व अध्याय की भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना तथ्यों का ज्ञान। स्पष्टीकरण प्रविधि: किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह से समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। इसे उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यह विधि ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यवस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर ले और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें। इसके लिए चित्रों, मॉडल, सैंपल लेखन को माध्यम बनाया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण से शिक्षण की सफलता इस बात पर निहित है कि शिक्षक को अपने विषय की संपूर्ण ज्ञान हो ताकि उसे समग्र रूप में अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उदाहरण के तौर पर सौरमंडल पढ़ाना हो तो इसमें सौरमंडल का अर्थ उन ग्रहों, तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा। फिर प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थिति, प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसके लिए चित्रों, तारामंडल का भ्रमण का सहारा लिया जा सकता है। इन्हें भी जानें।
स्पष्टीकरण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे तार्किक या क्रम में नियोजित कर लेना चाहिए। स्पष्टीकरण की भाषा सरल और वाद शुद्ध हो रखना चाहिए। पाठ्यवस्तु के भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझना चाहिए। शिक्षण की अन्य प्रविधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। स्पष्टीकरण के अंत में प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। स्पष्टीकरण विधि के लाभ: प्रत्येक पहलू का ज्ञान, क्रमबद्धता व तार्किकता, ज्ञान की समग्रता, प्रत्येक बिंदु का ज्ञान, कहानी व कथन विधि। एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी जैसे वाक्यों को शुरू होने वाली कहानियाँ हम सभी अपने दादी नानी से सुनी होगी। इसमें बताई गई बातें हमें सभी याद भी है। यही विधा कहानी कथन कहलाती है। इसका सबसे बड़ा महत्व है कि ये शिक्षण में अस्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण की कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कथा के रूप में देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। कक्षागत अनुशासन भी बना रहेगा और उनमें जिज्ञासा जागृत होगी। यह विधि मुख्यतः मौखिक ही होती है। कहानी विधि की महत्व: एकाग्रता, कल्पना शक्ति का विकास, अधिगम की तीव्रता। कहानी विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है और इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है यदि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए। कहानी कथन अस्त्र अनुकूल होना चाहिए। अस्त्र अनुकूल उनके लेवल का होना चाहिए। कहानी कथन भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। कहानी कथन में प्रसंग अनुसार अवभाव आरोह होना चाहिए। कहानी कथन के पाठ सह सामग्री का उचित प्रयोग करना चाहिए। कहानी कथन के बाद अधिगमकर्ता से बोधगम्यता के प्रश्न अवश्य पूछे जाना चाहिए। तो बच्चों, आज यहीं भाग 2 इसका जो है कल बताया जाएगा। भाग 1 ही आज ही है। भाग 2 के लिए कल आपका वीडियो आएगा। तो बच्चों, ये आपके लिए विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है और जो आपके परीक्षा की दृष्टि से आपकी सोच को, आपके समग्र ज्ञान को डेवलप करेगा। तो बच्चों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।